हाँ नमस्ते। नगर पालिका अधिनियम अपना चल रहा है, आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। और एक देसी तरीका है, दूसरा थोड़ा सा एडवांस तरीका है। आपने वो जो क्लासेस देखी है पास में है, उसमें देसी तरीके से चीज़ों को एक बार आपको मेमोराइज करवा दिया। और अब ये जो ओरिजिनल एक्ट है इसको हम पूरा करेंगे। देखिए, ओरिजिनल एक्ट से पढ़ाने का बस एक ही एग्ज़ाम में कोई थोड़ा बहुत भी किंतु परंतु नहीं रहे। यार काश थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से कर लेते, या क्या पता एक भी क्वेश्चन एक्ट की ओरिजिनल से आए तो हमारा वो गलत नहीं जाए। हमने धारा 13 तक तो कर लिया था, और सबसे पहले मैं इनकी हेडिंग के बारे में आपको बता देता हूँ और फिर धारा 14 करेंगे। देखिए, आप खुद से बोलेंगे मन से, 3 देखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, इनका हेडिंग आप लोगों को याद होगा अच्छे से, एक बार रिकॉल कर लो, आपको पूरा टाइम है। धारा 3 में क्या था, 4 में क्या छूट दे रहे थे, 5 में स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे, संगठन के बारे में देख रहे थे, 7 पदावधि चलती है, 8 ठाठ है अध्यक्ष के माध्यम से, 9 में वार्ड बांट रहे थे, वार्ड का अवधारण कर रहे थे, निर्वाचन कर रहे थे, 12 में अपन भार कम कर रहे थे, 13 में तेरी निर्वाचक की सूची तैयार कर रहे थे। अब हम आगे की धाराओं को देखते हैं। 70 तक धाराओं में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। आगे वाली धाराओं में आपको केवल धारा और उसका जो सब टाइटल अपने लिखा हुआ है उसको ही करना है, फिर हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग वो सारी क्लासेस एक बार देख लेंगे तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, उसकी तो चिंता की बात नहीं है। आपको एक बार रिवाइज भी करवाऊंगा मैं सारी चीज़ें, वापस से हम रिवीजन भी करेंगे दोबारा से, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी धारावाइज अभ्यास करेंगे, आपको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इसके लिए, पार्ट के लिए। अब धारा 14 देखेंगे, ये थोड़ा सा ब्लर होगा, क्लियर नहीं होगा, आगे तो सारा क्लियर है। ये एक धारा है, यहाँ पे लिखा हुआ निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताएं। निर्हरताओं का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशंस, कि किस प्रकार से आप निर्वाचक की नामावली में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नामावली की बात है, उसमें क्या निर्हरताएं लगेंगी। 14 में हम नाम देखते हैं कि कोई व्यक्ति वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए निर्हर्त होगा। ये यूं कह रहे हैं कि 14 में कि अगर आप वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाना चाहते हैं, अगर देसी तरीके से बताऊं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं 14 में, तब उसमें क्या क्या निर्हरताएं, मतलब किसका नाम नहीं जोड़ा जा सकता। तो हम जैसे राष्ट्रपति पढ़ते हैं, चुनाव की बात, पहली तो योग्यता ये होनी चाहिए, इन्होंने उल्टा लिखा है, क्या योग्यता होनी चाहिए वो नहीं लिखी, इन्होंने क्या लिखा है, किसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। नहीं जोड़ने वाली संख्या थोड़ी कम होती है, ऐसी कुछ 3-4 ही बातें होती हैं जहाँ पे लिखा होता है कि नाम नहीं जोड़ा जाएगा। नाम जोड़ा जाएगा वो थोड़ी ज़्यादा बातें होती हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिख दिया, पहली बात है कि भारत का नागरिक ही नहीं है, ये देख लीजिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, मान लो यहाँ पे लिखा कि अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उसका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, ये तो देसी बात हो गई। दूसरी, विकृत या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, यहाँ पे हमने पागल और दिवालिया 2 शब्द पढ़ते हैं। दिवालिया बैंकरप्ट होता है, दिवालिया का यहाँ उल्लेख नहीं, यहाँ पे केवल विकृत चित्त का, अनसाउंड माइंड, जो दिमाग से स्थिर नहीं है। अब दिमाग से स्थिर तो हम घर पे बोल देते हैं कि छोटे भाई बहन को भी कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम पागल हो, दोस्तों को बोल देते हैं। पागल ऐसे करार नहीं दिया जाता है, पागल के लिए तो डॉक्टर की टीम बैठती है, वो बोलते हैं कि अनसाउंड माइंड है। सक्षम न्यायालय द्वारा किसी पे कोई मुकदमा हो रखा है, कोई पागल व्यक्ति है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, तो फिर उस पर मोहर होनी चाहिए ना कि व्यक्ति अनसाउंड माइंड है। तो सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है कि भाई ये आदमी दिमाग से असंतुलित है, अस्थिर है, अनसाउंड माइंड है। तीसरी बात,
निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध से संबंधित किसी विधि के उपबंध के अधीन मतदान करने के लिए तत्स में निर्हरित हो। पिछली बार मान लो चुनाव हुए थे, ऐसा मान ले, या ऐसा मान ले कि उसने कोई करप्ट प्रैक्टिस करी हो। भ्रष्ट आचरण की एक बहुत बड़ी व्याख्या है। भ्रष्ट आचरण पर 29 में भी देखेंगे, 29 में भ्रष्ट आचरण पर यहाँ पे लिखा हुआ कि निर्वाचन के संबंध में मान लो भ्रष्ट आचरण किया उसने। अब इन्होंने थोड़ी सहूलियत करी है एक्ट में कि भ्रष्ट आचरण बहुत सारे हो सकते हैं, या आपने चुनाव के टाइम में कोई वॉयलेंस में हिस्सा लिया हो, गाड़ियों की तोड़ फोड़ करी हो, आपने पोलिंग एजेंट को थप्पड़ मारा हो, गाली गलौज किया हो, कुछ भी आपने कुछ भी गलत किया है जो भ्रष्टाचार की सूची में आएगा, तब आप निर्हरित होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे। पहले तो ये बात तो हो गई उसकी बेसिक की, ये 3 चीजें उसके पास में अगर नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई है। पहला तो याद करें, पहला क्यों नागरिक भारत का ही नहीं है, दूसरा नागरिक तो है पर वो पागल नागरिक है, तीसरा अब हम जनरली इसको ऐसे याद कर लेंगे, देखो मैं आपको तरीके से याद करवा दूं। 14 में हम इसको याद ऐसे कर लेते, 14 में निर्हरता के बारे में लिखा हुआ है। निर्हरता है। अब मैंने इसको ऐसे इमेजिन कर लिया कि नागरिक, सिटीजन, नागरिक हम देख लेंगे 2 प्रकार के हो सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखें भी नहीं और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, टेक्निकली गलत भी होता। नागरिक 2 प्रकार के काहे के होंगे, मैं तो आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। एक ऐसे सामान्य नागरिक होंगे जो दिमाग से ठीक है, सामान्य, और एक ऐसे नागरिक जो विकृत चित्त के हों। विकृत चित्त मतलब जो दिमाग से ठीक नहीं है, और इन्हीं विकृत चित्त को अपन ऐसा बोलते हैं कि ये आदमी अपराधी नेचर का है। अपन बोलते हैं ये, कई बार आप सुनते भी हैं कि बहुत जघन्य जो अपराध करते हैं तो कहते हैं साइकोलॉजिकल रूप से आदमी बीमार है, इतना गंभीर कृत्य कर नहीं सकता। तो ये 3 बातें होगी, नागरिक, विकृत चित्त और अपराधी को अपराधी यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो इन्होंने इसको थोड़ा सा सौम्य भाषा में भ्रष्ट आचरण लिख दिया। अब ये भ्रष्ट आचरण क्या सर, भ्रष्ट आचरण तो बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। कोई चुनाव में कोई पैसे देता हुआ पकड़ा गया, कोई शराब देते हुए पकड़ा, कुछ XYZ कितना भी मामला हो सकता है। तो भ्रष्ट आचरण को परिभाषित नहीं किया इन्होंने, इतना ही लिख दिया कि या अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो, अगर वो विकृत चित्त, अब विकृत चित्त आपके कहने से नहीं होगा, सक्षम न्यायालय। सक्षम कौन सा न्यायालय होता है, जो सक्षम है, जो ऐसा काम कर सकता है। वो जिला न्यायालय हो सकता है, वो हाई कोर्ट हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का लेना देना नहीं है, सक्षम न्यायालय लिखा हुआ है। और उन्होंने भ्रष्टाचार किया है चुनाव के दौरान, या ऐसे ही भ्रष्टाचार किया है। बात तो यहाँ पे सारी इलेक्शन की हो रही है। 3 चीजें यहाँ इन्होंने लिख दी। अगली बात लिखी है भाई, रजिस्ट्रीकरण के पश्चात जो व्यक्ति ऐसे निरता हो जाता है उसका नाम इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई से काट दिया जाएगा। ये तो इन्होंने लिख दिया यहाँ कि इसका नाम तो सूची में जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। पर मान लो मेरा नाम लिख दिया निर्वाचन सूची में, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आता है सर बाद में कोई ऐसा हो जाए तो, मेरा नाम निर्वाचन सूची में लिख दिया। आप देखते भी गाँव में एक आदमी पहले ठीक था, 35-36 के साल में आने के बाद में वो अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया, वो उसका नाम तो वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है, तो वोट देने थोड़ी जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी आगे लिख दिया धारा, मतलब सबसेक्शन 2 में, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये निरता बाद में आ गई हो, बाद में उसने भ्रष्टाचार कर दिया हो, बाद में वो भारत का नागरिक नहीं रहा हो, या बाद में वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड हो गया हो, जो ऊपर 3 चीज़ें लिखी गई हैं, इन तीनों से संबंधित कुछ भी उसके साथ में बाद में हो गया है और उसका नाम लिख दिया गया है तो तत्काल नाम काट दिया जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ये 3 बातें देखी, नागरिक, विकृत चित्त और ये भ्रष्ट आचरण वाली, ये अपराधी शब्द गलत है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो उसका नाम तत्काल हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ तक ये बात लिखी हुई है। यहाँ तक एक इसमें
परंतु जोड़ा मतलब एक लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा 1 के गैग के अधीन निरर्ता के कारण काट दिया, गैग में लिखा कि उसका नाम निरर्ता होगी तो उसका नाम काट दिया, यदि ऐसी निरर्ता उस कालावधि के दौरान जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी अवधि के दिन हटा दी जाती है जो ऐसे हटाना प्राधिकृत करती है, तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल प्रविष्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने अब एक चीज आपके दिमाग में और आएगी, समझना इसको ध्यान से। आज ये था कि अगर कोई चुनाव के टाइम में, एग्जाम्पल से समझेंगे, चुनाव हो रहा, कोई व्यक्ति अपना पर्सनल व्हीकल खुद की गाड़ी लेके और चुनाव में चला गया, ये पूरी कल्पना है। और आज ये लिखा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव में अपनी खुद की गाड़ी लेकर जाएगा उसको भ्रष्टाचार माना जाएगा, ऐसा मान लिया, ठीक है। या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाएगा, ऐसा कोई व्हीकल लेके जाएगा जो मना कर रखा है कि भैया आप 3 टायर वाली गाड़ी लेके नहीं जा सकते चुनाव में, ऐसा एग्जाम्पल के लिए, वो भ्रष्टाचार माना जाएगा। फिर थोड़ी टाइम बाद में सरकार को लगा कि नहीं, इस निरर्ता का कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटाओ यार। अगर 3 टायर वाली गाड़ी लेके जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कोई व्यक्ति जो एक बार 3 टायर वाली गाड़ी लेके गया था उसका नाम लिस्ट से हटा दिया, रिमूव कर दिया था, और अब वो निरर्ता ही सरकार ने हटा दी कि गाड़ी ले जाने वाला कोई भाई भ्रष्टाचार नहीं है, तो उसका नाम वापस जोड़ दिया जाएगा, बस हो गई बात है। तो उसका नाम, अगर इनमें से कोई भी निरर्ता हटा दे सरकार ने तो उसका नाम, जैसे सरकार ये कह दे कि भारत का नागरिक नहीं है, पहले कोई नागरिक था अब वो नागरिक नहीं है, तो भी वो योग्य है निर्वाचन नामावली में नाम जुड़वाने के लिए, तो जुड़वा लेगा, बस यही बात लिखी हुई है। अगर इनमें से कोई सी भी चीज़ रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, कोई निरर्ता हटा देते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई या निरर्थ नहीं माना जाएगा, बस ये बात 14 में लिखी हुई है। 14 में आपको देसी तरीके से समझना है तो ये 14 के 2 पार्ट लिखे हुए हैं, बस एक नाम जिसका जोड़ना है उसकी बात की गई है, और एक है कि अगर कुछ बाद में उसके साथ में हो जाता है उसकी बात लिखी गई है। यहाँ पे केवल 3 बातें लिखी गई हैं और यहाँ पे कोई खास बात नहीं लिखी गई है, और इसका एक प्रोवाइडेड है, मतलब एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे नागरिकता की बात है, नागरिक एक बात, दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई है न्यायालय वाली या विकृत चित्त वाली, और एक बात यहाँ पे लिखी गई है, मतलब भ्रष्टाचार लिख देता हूँ मैं ताकि थोड़ा ठीक समझ में। भ्रष्टाचार यहाँ पे लिखा गया है कि अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाए तो नाम काट देंगे, और बाद में अगर वो निरर्ता हट जाए तो उसका नाम जोड़ देंगे, हो गई बात 14। अब चलते हैं 15 की तरफ। 15 मिथ्या घोषणा। अब थोड़ा क्लीन आ जाएगा, ये ऊपर वाला थोड़ा साफ नहीं था, मैंने इसको बता दिया, ये का इसमें लिखा हुआ, आपको अब इसको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मिथ्या घोषणा। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, घोषणा का मतलब होता है डिक्लेयर करना। ये कहाँ की बात होगी देखते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन, किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि, अभी समझाते हैं। दूसरी बात, किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या अपूर्जित किए जाने के संबंध में ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित में करता जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने से या तो उसे ज्ञान है, विश्वास है कि जिसे सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि, पहली बार देखो जेल की बात आ रही है, अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से 2 से लेकर 2,000 रुपये से लेकर और 5,000 रुपये तक का हकदार होगा, दोनों से दंडनीय होगा। इस धारा की भाषा तो आपको देख के कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, पर इसमें वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ जितना आपको घबराने की जरूरत है। 14, 15 में मिथ्या घोषणा। इसको बोलते हैं मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन। फॉल्स डिक्लेरेशन क्या होता है? देखिए, जब भी आप
ये हर जगह चलता, यही की बात नहीं है। इसको आप अपने फॉर्म से जोड़ लें कि जब हम आरपीएससी का, यूपीएससी का कोई फॉर्म भरते हैं तो नीचे उसकी घोषणा लिखी हुई होती है और फिर वहाँ पे अपन साइन करते हैं। वहाँ ये लिखा होता है कि मैं भाई ये घोषणा कर रहा हूँ कि मैंने जितने दस्तावेज, जो योग्यता ऊपर मेंशन करी है वो मेरे नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सही है और मैंने इस दौरान कोई भी गलत घोषणा नहीं करी है। अगर इसमें कुछ भी गलत पाया जाता है उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा, या फिर आयोग द्वारा, आयोग का मतलब आरपीएससी यूपीएससी द्वारा जो सजा या मुझे डिबार भी किया जा सकता है। तो अब आप ये कह के बचाव नहीं कर सकते अपना कि सर मुझे पता ही नहीं था ऐसा क्या है। जैसे चुनाव चल रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरे अंकल जी खड़े हो रहे हैं चुनाव में तो, और कांटे का मुकाबला है, पर हम 3 भाई ऐसे हैं, 2 भाई ऐसे हैं कि हम तीनों की उम्र अभी हुई नहीं है और हमारी उम्र तो अभी 17 साल ही है तीनों की, या 21-16 21-17 है। यार ये 3 वोट हमारे पड़ जाते तो हमारे अंकल जी जीत जाते, क्या पता। तो क्या करें, तो ऐसा कर लो 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनवा लेते हैं तीनों ही, और वो 1 जनवरी की डेट चाहिए जिस दिन उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो अब आप लोगों ने क्या किया, 10th की फर्जी मार्कशीट बनवा ली मान लो, और तीनों भाइयों की उम्र 18 साल दिखवा के, और आपने निर्वाचन सूची में अपना नाम जुड़वा लिया। आपको पता है कि ये गलत है, आपने जानबूझ के किया है, इसको बोलते मिथ्या घोषणा। और आपने घोषणा कर दी सर मेरी उम्र तो 18 साल है, देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट और है। ये तो एक उदाहरण है। ऐसा कुछ भी आप करके अपना नाम जुड़वा लेते हैं निर्वाचक सूची में, उसको बोलते हैं मिथ्या घोषणा, फॉल्स डिक्लेरेशन। समझ में आ गई बात? इसमें भाषा थोड़ी सी ऐसी लिखी हुई कि आपको लगे पता नहीं क्या है। देखो, या तो निर्वाचक की नामावली तैयार हो रही हो, तो जिस दिन निर्वाचक की नामावली तैयार कर रहे हो उसमें आपने झूठा ही नाम जुड़वा लिया, या पुनरीक्षण हो रहा हो, मतलब उसका रिव्यू हो रहा हो कि हर साल निर्वाचन नामावली जो पुनरीक्षण होता है कि भाई कितने लोग जुड़े, कितने हटे, किसकी डेथ हो गई, किसका नाम काटना है, अपने गांव में कौन नई पुत्र विधवा आई है इसका नाम जोड़ना है, कौन नया ग्रेजुएट हुआ है जिसकी उम्र 18 साल हुई है, तो वो पुनरीक्षण को बोलते हैं। ये हर साल का काम होता है। करेक्शन होता है रिवीजन होता है और करेक्शन होता है, या शुद्धि का मतलब है कि लिस्ट बन के तैयार होके आ गई और उसमें फिर अब शुद्धि करना है, मतलब उसमें करेक्ट करनी कुछ चीज़ों को। तो आप किसी भी तीनों में, या तो नई सूची तैयार हो रही है उसी टाइम, या उसका रिव्यू हो रहा है उसी टाइम, या फिर उसका करेक्शन हो रहा है, तो करेक्शन के टाइम में करेक्शन विंडो ओपन होती है, आरपीएससी भी खोलती है मान लो ऐसा, उसमें किसी में भी किसी प्रविष्टि का मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी सूचना किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने या अपवर्जित किए जाने, सम्मिलित होने वाली बात तो सर समझ में आ रही है। अपवर्जित का क्या मतलब हुआ? अपवर्जित का मतलब ऐसा है कि मान लो कल को सरकार कोई ऐसा रूल ले आए, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अब आपको, कि आपको एक चीज़ समझ में आएगी सर यहाँ लिखा हुआ या तो कोई निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने, कि सर कोई शामिल होने के लिए तो ये गलत घोषणा कर देगा, नाम कटवाने के लिए क्यों घोषणा करेगा, यहाँ तो अपवर्जित की बात भी है। इसको मैं समझा देता हूँ। कल को सरकार कोई ऐसा बिल लेकर आए और ये बोले कि जितने वार्ड में जितने सदस्य हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, जिनका निर्वाचक नामावली में नाम है, उन सबको वोट देना पड़ेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, वोट होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। अगर आपने वोट डालते टाइम कोई गलती करी है, नोटा का विकल्प नहीं है, वोट डालते टाइम कोई आपने गलत बटन दबाया, कुछ भी किया है, तब भी आप पे जुर्माना होगा, जेल होगी। इसको हाइपोथेटिकली समझो कि नाम हटवाएगा क्यों, ठीक है। उम्मीदवार 2 खड़े हुए हैं, दोनों ही आपके विरोधी हैं, आप नहीं चाहते कि मैं किसी को भी वोट दूं, नोटा का विकल्प नहीं है, कि एक भी कोई सा जीतेगा तो अपने लिए तो घातक है ही, ऐसा समझ लिया आपने। वोट से आप अब्सेंट नहीं हो सकते क्योंकि सरकार ने बिल ला रखा है। अब आप और दिमाग में लगाना, सर ये कर देगा वो, है ना, हम तो जस्ट आपको समझाने के लिए। गलत बटन दबा के आओगे वहां मशीन में,
तो फिर आप पे और जुर्माना, जेल हो जाएगी। वोट तो किसी को देना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका ये भी तो है कि आप अपना नाम कटवा लो। जब भी निर्वाचक की सूची है, इलेक्टोरल रोल जब प्रिपेयर हो, नाम कटवाने के लिए आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लो कि मैं तो पागल हूँ, मेरा दिमाग ठीक नहीं है संतुलन, मेरा नाम काट दिया जाए, या मेरी डेथ हो चुकी है, ऐसा लोग फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी देते हैं। गलत कर रहे हैं। तो नाम जुड़वाने के लिए अपवर्जित किए जाने, दोनों ही बातों में के संबंध में ऐसा कोई कथन देता है या ऐसी कोई घोषणा लिखित रूप में करता है। बात तो मौखिक से बात कहीं नहीं चलती है, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। ऐसे तो मैं आपको बोल दूं मैं पागल हूँ तो शायद नहीं मानेंगे, पर आपको मैं कोई न्यायालय का सर्टिफिकेट दिखाऊंगी, देखो मेरे दिमाग में दिक्कत है, आप मुझे परेशान मत करो। ऐसा गाँव में बोलते हैं कि देखो मेरे दिमाग में दिक्कत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मानते नहीं, वो डॉक्यूमेंट देता तब अपन उससे दूर उठ जाते हैं, भाई ये मर्डर कर देगा तो भी इसका कुछ नहीं होना है। इसलिए जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, उसको पता है ये तो मिथ्या है, या उसको विश्वास है देखो ऐसा गलत तो हो सकता है मैं जो कर रहा हूँ, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, या तो उसे ज्ञान है कि बात गलत है, या उसे विश्वास है कि ये बात गलत हो सकती है, या उसे ये जरूर विश्वास है कि ये गलत है कि नहीं इसका तो मुझे नहीं पता, पर ये सही नहीं है। कुछ भी होता है तो ऐसे कारावास, तो अब ये तो कितना गड़बड़ करी है ना उसने, तो उसको दोनों चीजें देंगे, जेल भी जाएगा वो, क्योंकि कारावास पहली बार कोई गलत काम हो रहा, देखिए 15 में मिथ्या घोषणा में पहली बार जुर्माने की बात आ रही, जेल की बात आ रही, कारावास और जुर्माना। अभी याद करेंगे इसको, जुर्माना कैसे, कारावास कितना होगा, जुर्माना कितना होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हो। देखिए अगर आपको जेल में डालना है तो कितने एक साल डालेंगे, 1 साल बहुत है। जुर्माना कितना लगाएंगे, जुर्माना 2000 से लेके 5000 के बीच में लगा देंगे। इसको ऐसे याद कर लेंगे, ये 1 और 5, तो ये 1 है, ये तो है 1, तो डंडा आपके जेल में ही पड़ेगा, तो डंडा आपके मारना पड़ेगा जेल में, तो 1 डंडे वाला जेल आपकी, ये कारावास है। ठीक, ये तो आपका कारावास। और इधर 5 लिखा हुआ, इसके आगे एक 0 और लगा लो, 5000 रुपये जुर्माना। कहाँ से, बीच में 1 के बीच में 2 और लिख लो, 2K से लेके और 5K तक, 2K से 5K तक क्या हो जाएगा आपके जुर्माना। क्या दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्या एक हो सकता है, एक हो सकता है, वो तो अप टू डिस्क्रिशन ऑफ जजेज, न्यायाधीश के विवेक पर होता है क्या देगा क्या नहीं देगा। हाँ, ये जुर्माना इसके बीच में लगेगा और उसकी 1 साल की सजा हो सकती है। तो न्यायालय का तो डंडा पड़ेगा, तो 1 में न्यायालय का तो डंडा लगा दिया और 5 के आगे 0 लगा दो, बीच में 2 और लिख लो, 2 से लेके 5000 तक जुर्माना हो गया। समझ में आ गया। तो ये तो जुर्माना की बात की, कारावास कितना दिया जाएगा और जुर्माना। तो कारावास की तो हमें समझ में आ गया कि जेल जो है वो 1 डंडा, और ये 2K से लेके 5K तक हो गया जुर्माना। क्यों देंगे, वो इसलिए देंगे, या तो निर्वाचक सूची में निर्वाचक इलेक्टोरल रोल में, या तो वो ऐड होना चाहे या घटना चाहे, कि नाम जुड़वाने, सम्मिलित होने या अपवर्जित। देखो दोनों बातें हैं, या तो नाम ऐड करवाए या अपवर्जित होना चाहता, दोनों में ही क्या हो जाएगा उसके, उससे 3 चीजों का ध्यान हो, या तो उसे ज्ञान हो, या उसे विश्वास हो, या सत्य नहीं होने का भी विश्वास हो, नहीं होने का विश्वास। हाँ तो सर ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये काम उसके हो सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से हम समझेंगे और चीज़ नहीं छोड़ते हुए। कई बार बहुत इजी के चक्कर में चीज़ें छूट जाती हैं, पर अब हम छोड़ेंगे नहीं। 16 का है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसको बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, CEO। 16 में CEO है,
17 में भी 16-17 में 2 अधिकारियों की बात आएगी। मैं इनके आपको टाइटल तो याद करवा ही दूंगा, आपको तो चिंता ही नहीं है, अभी याद कर लेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इसमें टोटल जो बातें लिखी हुई हैं 2 लिखी हुई हैं, मतलब 2 इसके सब क्लोज हैं 16 के। पहला लिखा हुआ एक निर्वाचन अधिकारी होगा, निर्वाचन अधिकारी लिखा हुआ है जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभीत या नाम निर्दिष्ट, दोनों बात है। देखो पदाभीत का मतलब तो होता है किसी को डेजिग्नेट कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ देखो इंग्लिश में बोलते हैं दे शैल बी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, हु जो शैल बी सच ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज द स्टेट इलेक्शन कमीशन में in consultation with the state government designate और nominate। सर ये दोनों शब्द क्यों लिखे इन्होंने? in this behalf, या तो राज्य सरकार क्या कर ले उसको, दोनों शब्द समझेंगे, या तो राज्य सरकार उसको पदाभीत करे या उसे नाम निर्दिष्ट करे, या तो डेजिग्नेट कर दे या स्टेट गवर्नमेंट को नॉमिनेट कर दे। देखो इसका मतलब 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति हैं जो विद्युत विभाग में अय्यन है, एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, या वो एक्शन है विद्युत विभाग में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। राज्य सरकार को लगा कि फला जिले में, सीकर जिले में इस व्यक्ति को हम नॉमिनेट करते हैं, नाम निर्दिष्ट कर देंगे, किसके लिए? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए। तो ये कोई दूसरे डिपार्टमेंट का मान लो आदमी था और इसको नाम निर्दिष्ट कर दिया, या मतलब नॉमिनेट कर दिया उसको वहाँ, ये होगा। या पदाभीत करना कि सरकार ने कह दिया कि यहाँ जो जिला कलेक्टर हैं इस जिले के, सीकर के, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में भी रहेंगे। समझ में आ गया ना? या कोई और अधिकारी हो सकते हैं। तो पदाभीत का मतलब ऑलरेडी किसी वो पद पे वहाँ उस जिले में मान लो कार्यरत है और उसको उसके साथ में वो एक अलग से डेजिग्नेशन मिल जाता है। जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर होता है अगर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी के रोल में कौन आता है? जिला कलेक्टर होता है। वो जिला कलेक्टर को ही एडिशनली क्या उन्होंने कर रखा है? पदाभीत, डिजिग्नेट कर रखा है। या कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं, मध्य प्रदेश कैडर का एक आईपीएस ऑफिसर है इस जिले का, वो क्या होगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, उसको बोलते हैं, उसको नॉमिनेट कर दिया वहाँ पे राज्य सरकार ने। या कोई और को भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई ये व्यक्ति है और ये है तो राज्य सरकार का अधिकारी, मतलब मैंने जो आईपीएस का नाम लिया वो असल में तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि आईपीएस असल में नहीं, यहाँ पे तो राज्य सरकार का ही कोई अधिकारी होना चाहिए, पर हाँ कोई भी वो अदर भी हो सकता है। समझ में आ गई क्या बात? है दूसरी बात, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन। अब ये जिस मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आपने या तो डेजिग्नेट किया है या नॉमिनेट किया है या तो नाम निर्दिष्ट किया है या पदाभीत किया है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट आ सकता है परीक्षा में, वो राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल में रहेगा। अब यहाँ पे आपको वो परीक्षा में दे सकता है स्टेटमेंट, वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में काम करते हुए काम करेगा। भाई केंद्रीय नहीं है, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग लिखा हुआ है, उसके अंडर में काम करेगा। और इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग का तो कहीं रोल भी नहीं रहेगा क्योंकि राज्य की सारी बात। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य में इस अधिनियम के अधीन समस्त निर्वाचक नामावली की तैयारी, उसका पुनरीक्षण और शुद्धि, वही बात है, वो जो भी प्रिपरेशन आ जाएगा इलेक्टोरल रोल का, उनका रिवीजन आ जाएगा एंड करेक्शन आ जाएगा, वो सारे काम करेगा। क्या क्या? तीनों बातें लिखी हुई है। तैयारी करेगा, पुनरीक्षण करेगा और शुद्धिकरण। अगली बात, राज्य में इस अधिनियम के अधीन के सभी निर्वाचन संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। अब ये इलेक्टोरल रोल तैयार करवा लिया
और निर्वाचन जब होंगे तो उनका वो पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है, अभी याद करवाते हैं। ऐसे अन्य शक्तियां और कृत्य का प्रयोग करेगा जिनका राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश थे। कई बार राज्य चुनाव आयोग उनको एडिशनली कोई और काम भी सौंप सकते हैं, हो सकता है चुनाव से संबंधित ऊपर यहाँ पे नहीं लिखा होगा कि अन्य अन्य शक्तियां कृत्यों का प्रयोग जिनका राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। शैल एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एंड फंक्शंस एज द स्टेट इलेक्शन कमीशन में डायरेक्ट। अब आप इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे वो तो पता नहीं, पर एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पॉलिटी में, स्टेट पॉलिटी में बात बताई है। एक बार स्टेटमेंट आया कि चुनाव आयोग के कार्य जो हैं, राज्य चुनाव आयोग के कार्य, वहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है राज्यपाल द्वारा दिए गए अन्य कार्य, वो गलत है। राज्य चुनाव आयोग कभी भी अदर कार्य नहीं करेगा, राज्यपाल उनको कुछ काम दे तो। समझ लेंगे या पॉलिटी क्लास में समझ लेंगे, वो बहुत थोड़ा सा अपर लेवल का मामला है। इसको अभी इतना ही समझ ले कि ऐसे अन्य शक्तियां कार्य जो निर्वाचन आयोग से निर्देश करें। अब इसको पूरे को समझते हैं। 16 में लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे इसको, कि किसका लिखा हुआ है, CEO। पहली बात तो ये। दूसरा, आपके दिमाग में सहज सवाल आएगा कि CEO कौन होगा, हु विल बी CEO। मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा। पहली शर्त तो है कि वो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा। राज्य सरकार का अधिकारी, ओके। सर राज्य सरकार के तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं, हजारों की संख्या में राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं ना। चुनाव आयोग, मैं इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन लिखता हूं, राज्य चुनाव आयोग पहले परामर्श करके आएगा किससे, सरकार से, राज्य सरकार से। परामर्श करेगा किससे, राज्य सरकार से। ये लाइन याद रखना, उल्टा दे सकता हो, वो ऐसे दे सकता है कि राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद, परीक्षा में प्रेशर होता है, भूल जाते हैं, नहीं ऐसा है। तीसरी बात, क्या क्या कर सकते, या तो पदाभिहित कर सकते हैं, पदाभिहित, या नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं, किस नाम निर्दिष्ट, समझ में आ गया ना। या तो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं या डेजिग्नेट कर सकते हैं। ये तो हो गया सर ये अधिकारी कौन होगा। अब वो करेगा क्या, तो इसका जवाब वोट से मिलेगा। वोट, वोट, वो क्या करेगा, वो दो काम मैं बता देता हूं आपको, या जबकि 3 में बांट लेते तो और सहूलियत हो जाएगी। पहला काम वो करेगा कि चुनाव से पहले, देखो बहुत ध्यान से समझेंगे, चुनाव से पहले का काम, चुनाव के दौरान का काम और चुनाव के बाद का काम, ऐसे आप समझ ले तो बढ़िया हो जाएगा। चुनाव के पहले का काम क्या होता है, चुनाव के पहले का काम तो निर्वाचक जो इलेक्टोरल रोल बनते हैं। देखिए ध्यान से समझे इस लाइन को, ये जो लाइन लिखी हुई है कि निर्वाचक नामावली जो होती हैं, निर्वाचक नामावली को बोलेंगे इलेक्टोरल रोल्स, जो अपन सूची देख रहे हैं। तो चुनाव से पहले का तो वही काम होता है कि सूची तैयार करना, उनका पुनरीक्षण करना, उनमें शुद्धि करना, एक बात होगी ये। तो इसको ऐसे समझे कि चुनाव से पहले का काम क्या होगा, इलेक्टोरल रोल तैयार करना, मतलब निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली। इसको तैयार करवा देगा। क्या तैयारी करवाएगा, क्या तैयार कराएगा तो बोल देगा हो गया काम, नहीं, ये इसको तैयार भी करवाएगा, टाइम टाइम पे इसको पुनरीक्षण देखेगा भी सही है कि नहीं है, पुनरीक्षण। और एक शब्द करेक्शन के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली जो वर्ड लिखा हुआ है वो शुद्धि लिखा हुआ है, वो शुद्धि करेगा इसकी, शुद्धि। तो राज्य सरकार का अधिकारी ये करेगा, ये करेगा। दूसरी बात वो काम करेगा, ये तो चुनाव के पहले का हो गया, चुनाव के दौरान क्या करेगा, देखिए ये काम एक बार। दूसरा, चुनाव का संचालन, जब भी चुनाव होंगे
उनके संचालन का पर्यवेक्षण वो देखेगा चुनाव जब हो रहे होंगे तब। तो दूसरी बात है वो करेगा चुनाव संचालन पर्यवेक्षण, ये काम करेगा। ठीक है, अंतिम बात ये लिखी हुई है मैंने, अन्य क्यों लिखा चुनाव के बाद, और अब वो फ्री हो गए, चुनाव करवा दिए, तो थोड़ा इमेजिनेशन के रूप में देख ले कि भाई राज्य में इस अधिनियम ऐसी शक्तियां और कृत्यों का प्रयोग जिसका राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा हो जाए कि देखिए कि चुनाव हो गए, हाँ फ्री हो गए, या थोड़ा ये काम भी है अपना, ये काम कौन सा कि हम, आप चुनाव अधिकारी हैं, आपको अच्छे से बता, आपने सर्वे कर रखे, तो हमारी एक योजना आ रही है जल जीवन मिशन, इसमें हमें लाभार्थियों का चयन करना है, ये एग्जाम्पल है, आप थोड़ी इसमें मदद करें क्योंकि आपके पास सबकी लिस्ट है। और इसमें आपको क्या पावर होंगे, आपको पावर होंगे कि आप वापस से ये सारी मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिएगी आप लिस्ट तैयार करवा सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात? इसका मतलब अन्य काम भी कर सकता है। अन्य का मतलब आप अन्य कुछ और नहीं समझे, यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट के तौर पर कि अन्य शक्तियाँ और कृत्यों का प्रयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे दे कि आपको ये काम और करना है। ये एग्जाम्पल का इसके साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, वो केवल आपके दिमाग में एक तस्वीर बनाने के लिए। और ऐसे भी मैंने इसलिए इसको बांटा था कि एक तस्वीर बनेगी, चुनाव से पहले क्या कर देगा, चुनाव के दौरान क्या कर देगा और चुनाव के बाद क्या कर देगा। तो चुनाव संचालन पर्यवेक्षण की बात आ गई। अब बात करते हैं ये निर्वाचन नामावली का तैयार करना, पुनरीक्षण करना, शुद्धि करना। और अगली बात आपको ध्यान रखनी है ये कि वो अन्य कृत्य, कोई कार्य, फंक्शंस, कृत्य या शक्तियां। अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे और क्या देगा आपको परीक्षा में कि ऐसी अन्य शक्तियां, कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा निर्देश दी जाए। रॉन्ग, राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है, छोड़कर यहाँ पे सलाह के मामले में सलाह का काम होगा, निर्देश देने का काम होगा। अन्य याद रखना है, अन्य वर्ड जो कौन दे, राज्य निर्वाचन आयोग। समझ में आया आपके? तो ये होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। पहला सवाल है कौन होगा, तो कौन होगा इसका जवाब आ जाएगा कि राज्य सरकार का अधिकारी होगा, कोई अधिकारी। फिर अगला स्वाभाविक सवाल आएगा, राज्य सरकार के तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये जो राज्य सरकार का अधिकारी है इसको राज्य निर्वाचन आयोग या तो क्या करे, पदाभिहित करे या नाम निर्दिष्ट करे। किसकी सलाह के, किसके परामर्श के बाद? तो आपका जवाब होगा राज्य सरकार। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का बस ये एक रोल आया कि इससे सलाह ली जाएगी इस मामले में। अधिकारी आ गया आपके पास में। अब आपके दिमाग में उस अधिकारी से सर करवाएंगे क्या, वो क्या फंक्शंस करेगा। तो फंक्शंस को हमने 3 भागों में बांट के समझ लिया। चुनाव के पहले का काम, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद। चुनाव के पहले सर क्या कर सकता है, वो निर्वाचक के लिए जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, निर्वाचक सूची, उनको तैयार करवा लेगा। तैयारी करवाएगा क्या ना, कोई गलती हो गई या तो उसका शुद्धि करवा लेगा, या उनका पुनरीक्षण का काम होता है वो करवा लेगा। 3 काम करवा दिए। क्या पता एग्जामिनर और गहराई में जाके ये नाम भी आपको एग्जैक्टली दे दे, तब भी आप लोग अब प्रिपेयर हो गए कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तैयार करना, पुनरीक्षण करना और उसका शुद्धि करना। दूसरा जवाब आएगा कि चुनाव संचालन जब भी होता उनका क्या करेगा, वो पर्यवेक्षण करेगा। चुनाव संचालन जब चुनाव हो रहे होते उस टाइम में वो पर्यवेक्षण, सुपरवाइजरी काम करेगा वो। तीसरा कि अन्य कृत्य और शक्तियां जो कौन उसको दे, राज्य सरकार या निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। समझ में आ गया? 16 में कभी गड़बड़ नहीं होगी, केवल इसकी हेडिंग आपको याद रखनी है कि 16 में आपको याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। 17 में हमने ऐसे याद किया था कि 17 में क्या होता है, खतरा होता है। खतरा जिले वालों से ज़्यादा वो पास में रहते हैं, तो 17 में है जिला निर्वाचन अधिकारी, ये सीईओ और वो है डीईओ। सी देखो पहले आता है, डी बाद में आता है, तो सीईओ होता है 16 पे आएगा
और डी है वो 17 पे आएगा, और ओ बाद में आता है CDO, ये ओ आ जाएगा 18 में भी। देखते कैसे आएगा ये। जिला निर्वाचन अधिकारी, अच्छे समझेंगे इसको ठीक वैसे ही। अब देखिए राज्य में प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी पदावीत या नाम निर्दिष्ट, बात तो वही आ गई ना। तो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप इसको और 16 को कंपेयर करके पढ़ें हम, तो देखिए जो बात 16 में लिखी हुई थी, 16 और 17 को अगर एक साथ एक शब्द में देखें तो यहाँ तक कि एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, इस लाइन के अलावा कोई चेंज नहीं है। राज्य में प्रत्येक जिले के लिए बस इस बात, वहाँ पे एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, यहाँ पे प्रत्येक जिले के लिए, और फिर वही लिखा हुआ है पदावीत किया जाए, नाम निर्दिष्ट किया जाए, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, राज्य सरकार से परामर्श लेके करेगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। परंतु अब ये ध्यान रखना है, ठीक है, परंतु राज्य निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे अधिकारी पदावीत या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा यदि आयोग का ये समाधान उनको मतलब ऐसा लगता है कि पद के कृत्यों का एक अधिकारी द्वारा समाधान को पालन नहीं किया जा सकता। मुख्य तो एक ही होता, चीफ तो, पर यहाँ पे दूसरी बात और लिख दी। दूसरी बात ये लिख रहे हैं कि एक तो आपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिया, पर 17 आपको ये कह रहा है कि जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। आपने एक जिला निर्वाचन अधिकारी बना दिया, चुनाव का इतना प्रेशर आ गया कि कई सारे चुनाव आ रहे हैं या फिर बहुत सारे अदर फंक्शंस भी आ गए साथ में, कोई सरकार की कोई और ऐसा कोई योजना चल रही है जिसका भी पालन करवाना है, कोई सरकार का अभियान चल रहा है, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास कार्य का बर्डन है, या फिर ऐसा टेरिटोरियल एक्सपेंशन उसका डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वोटर्स ज़्यादा हैं, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ पे किसी की सलाह नहीं लेने की जरूरत है राज्य निर्वाचन आयोग को। देखिए ऊपर सलाह लिखी हुई थी, बस ये माइन्यूट डिफरेंस है। यहाँ तो राज्य सरकार से परामर्श कर रहे थे जब जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी बना रहे थे, पर यहाँ इसमें एक परंतु लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट इलेक्शन कमीशन में डेजिग्नेट और नॉमिनेट मोर देन वन सच ऑफिसर्स फॉर ए डिस्ट्रिक्ट इफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट the functions of the office cannot be performed satisfactorily by one officer। यहाँ किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, यही तो मायन्योर आपसे बातें पूछेगा अगर पूछे तो, कि जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति, वैसे ही अन्य अगर किसी निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जिले में कर रहे हैं तब भी सलाह ली जाएगी, ऐसी बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। तो ये बात यहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई। अब इसमें दूसरी बात क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जहाँ किसी जिले के लिए उपधारा एक मतलब ये जो पढ़ रहे हैं कि परंतु के अधीन एक से अधिक कितने हो सकते हैं? एक से अधिक तो 100 भी होते हैं, एक से अधिक तो 1000 भी होते हैं, और एक से अधिक तो 1 लाख भी होते हैं। तो यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि एक जिले में अधिकतम कितने जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे। आपको ऑप्शन दे सकता है, जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 153 में लिखा हुआ कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, पर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7वें संविधान संशोधन के बाद ये लिख दिया गया कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक हो सकता है। एक से अधिक कितने होंगे भाई? टोटल 28 के 28 राज्यों का राज्यपाल भी एक हो सकता है, एक से अधिक की कोई संख्या नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ कि एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी पदावीत या नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, कितने भी किए जा सकते हैं, ये बात तो एक हुई। वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उस आदेश में जो आदेश निकालेगा एक से ज़्यादा के लिए, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी पदावीत नाम निर्दिष्ट किए जाएं, वह क्षेत्र भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसके बारे में ऐसे प्रत्येक अधिकारी की अधिकारिता का प्रयोग करेगा। मतलब असल में जब
एक जिला निर्वाचन अधिकारी आपने बना दिया, अब दूसरे अगर जिला निर्वाचन अधिकारी या अदर जिला निर्वाचन अधिकारी या दूसरे ऑफिसर को आप या तो नाम निर्दिष्ट कर रहे हैं या पदाबित कर रहे हैं, तब उस आदेश में एक बात और लिख देंगे, उसका क्षेत्र, कि भाई एक जिले में मान लो 8 तहसील हैं, तो कहेगा कि इन 3 तहसीलों के लिए इसका कार्य क्षेत्र रहेगा ए नाम के अधिकारी का, और बी के लिए जो 5 तहसील बची हैं उसमें बी वाला अधिकारी काम करेगा। तो ना केवल पदाबित या नाम निर्दिष्ट करेगा, बल्कि उसी आदेश में वो ये भी लिख देगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में उसका कार्य कितना होगा, कौन सा कार्य क्षेत्र उसका होगा। आगे बात, सब्जेक्ट 2, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये सीईओ की बात है, सीईओ के अंडर में डीईओ रहेगा, ये बात इन्होंने यहाँ मेंशन कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर जिले की नगर पालिकाओं में निर्वाचन के संचालन के संबंध में सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेंगे। तो यहाँ पे केवल देखिए, इनको जिला निर्वाचन अधिकारियों को इलेक्टोरल रोल का कोई काम नहीं दिया गया है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वो केवल चुनाव संचालन के कार्य करेंगे। किसके अंडर में रहते हुए? इस सीईओ कहाँ पे? 16 में। चलिए अंतिम बात, जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे कृत्यों का भी पालन करेगा जो कौन दे? सीईओ दे ना, जो राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपे जाए। बहुत इंटरेस्टिंगली, सीईओ को अन्य कार्य कौन दे रहा था? राज्य निर्वाचन आयोग। और डीओ को कौन दे रहा है? वो दोनों मिलकर दे रहे हैं। माइन्यूट डिफरेंस क्या वो भी समझते हैं। यहां पे हमने सीईओ के बारे में समझा था, अब हम समझते हैं डीओ के बारे में। डीओ को हम बोलेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी। सबसे पहले आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा इस धारा को लेकर, ये वाला, कि जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में क्या है। ये लिखा हुआ है, राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार परामर्श के एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा। तो सारी बात तो कॉमन होगी ना, सारी बात कॉमन होगी कि कौन होगा ये, हु का जवाब यहाँ मिल जाएगा। कौन होगा ये? तो ये होगा राज्य सरकार का कोई अधिकारी। क्लियर? फिर अगला सवाल आएगा, राज्य सरकार के तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं, तो इनको करना पड़ेगा या तो नाम निर्दिष्ट या पदाबित। बात है कि मैं नॉमिनेट और डेजिग्नेट दोनों सब लिख देता हूं जो पहले लिखे हुए थे। कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। किसके परामर्श के साथ करेगा? वही बात, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात होगी जो हमने पहले पढ़ के आए हैं, वो सेम बात हो गई, वैसा ही उसके बारे में लिखा हुआ था। पर इसमें एक एडिशनल बात और जोड़ दी कि अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग एक काम कर सकता है कि एक जिले में एक से ज्यादा डीओ बना सकता है, पर वो जो आदेश निकालेगा उसमें दो बातें लिखी हुई होंगी। पहला तो कि एक जिले में एक से अधिक डीईओ, मतलब ये जिला निर्वाचन अधिकारी, और दूसरा उसका क्षेत्राधिकार भी, कि वो कौन कौन से क्षेत्र पर वो काम करेगा और कौन से पर ये करेगा, कौन से पर ये करेगा। ये हो गई एक बात। अब ये करेगा क्या? तो करेगा क्या, इसको भी देखते हैं। इसके फंक्शंस क्या होंगे, कार्य क्या होंगे। कार्य में केवल उसके कार्य ऐसे बांटे थे हमने, देखिए,
उसके कार्य ऐसे बांटे थे, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, और यहाँ पे अन्य लिखा हुआ था। ये यहाँ पे चुनाव के पहले वाले कार्य का उल्लेख यहाँ पे नहीं है, केवल चुनाव संचालन पर्यवेक्षण और अन्य कार्य। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करेगा, तो चुनाव संचालन और पर्यवेक्षण। ठीक है, क्या अन्य कार्य भी लिखे हुए? कि हाँ, अन्य कार्य तो लिखे हुए हैं, पर अन्य कार्य उसको मिलकर देंगे दोनों। कौन कौन? सीईओ, राज्य सरकार देंगे। तो एक तो ये कार्य करेगा चुनाव संचालन पर्यवेक्षण, और दूसरा अदर फंक्शंस, अन्य कार्य। अब अन्य कार्य वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन दे रहा था? अन्य कार्य राज्य निर्वाचन आयोग दे रहा था। पर ये जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, इस पर तो दो हो गए ना, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गया और दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग हो गया। तो अन्य कार्य इसको कौन दे सकता है? तो याद रखेंगे सीईओ प्लस निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का मतलब यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, बात तो बहुत बेसिक सी है, पर इनमें लो है। ये लो को हम बहुत ऐसा हवा में नहीं देख सकते। लो के लिए प्रॉपर आपको चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये आपको समझ लेना है। अब उसकी और इसकी तुलना करते हैं, तो अब तुलना करके देख लेते हैं। तुलना में देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको तुलना कराऊं तो ये समझ लेते हैं, इसी से आप समझ जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं सीईओ लिखता हूँ, सीईओ का मतलब मुख्य निर्वाचन अधिकारी लिखता हूँ, कौन से पॉइंट कॉमन है? कौन होगा? राज्य सरकार का अधिकारी होगा। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? राज्य सरकार की सलाह पर करेगा। ये पार्ट कट हो जाएगा, ये पार्ट सीईओ पर लागू नहीं है। कार्य में एक पार्ट कट हो रहा है, पर कार्य में एक पार्ट प्लस हो रहा है। और प्लस क्या हो रहा है? प्लस ये हो रहा है कि वो इलेक्टोरल रोल को तैयार करना, पुनरीक्षण करना और शुद्धिकरण का काम भी करेगा। इसके साथ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और एक पार्ट यहाँ पे कट हो रहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो एडिशनल कार्य दिए जाएंगे वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। पर जिला निर्वाचन अधिकारी को अन्य कार्य देने हैं तो दोनों मिलकर दे देंगे। अब शायद दिक्कत नहीं आएगी आपके। बहुत अतरंगी टाइप का घुमा के सवाल पूछे तो पूछ सकता है कि एक जिले में कितने जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं? 1, 2, 3 या कोई सीमा नहीं? कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे ये दे सकता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, जैसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर जिला निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है 16 वाला, वो किसके अंडर में? राज्य चुनाव आयोग के अंडर में रहते हुए कार्य करेगा। तो अगर इसको हम ऐसे समझ लें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके नीचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और उसके नीचे डीईओ काम करेगा, डीईओ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, वो इसके अंडर में रहते हुए काम करता है और जिला निर्वाचन अधिकारी इसके अंडर में रहते हुए काम करता है। इनकी संख्या प्लस प्लस कितनी भी हो सकती है, इनकी संख्या तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 होगा। ठीक है, दोनों में वही लिखा हुआ, राज्य सरकार के अधिकारी होंगे दोनों की ही नियुक्ति का मतलब यहाँ पे पदाभित और नाम निर्देश दोनों लिखा हुआ। कौन करेगा? मुख्य चुनाव आयोग करेगा। किसके परामर्श के बाद में? राज्य सरकार के परामर्श के बाद में। अब समझते आगे, ये जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया। अब बात करते हैं अगली 18। ये 18 में लिखा हुआ है स्टाफ ऑफ लोकल अथॉरिटीज टू बी मेड अवेलेबल। तो अब मैंने ओ लिखा था, अदर ऑफिसर्स के बारे में लिखा हुआ था, तो हम ऐसा समझेंगे इसको, डीओ के नीचे मैं ओ लिख देता हूं, अदर ऑफिसर्स या अदर पर्सनल, कार्मिक हो जाएंगे, अदर स्टाफ लिख देते हैं। चलो, अदर स्टाफ आप कहां से लेकर आएंगे?
तो अदर स्टाफ की बात यहाँ पे है, ये बात है, ये बात हो गई 16 में, ये बात हो गई 17 में। अब देखेंगे अपन 18 को, ठीक है। अठारह में जो टोटल सबसेक्शन है वो 3 लिखे हुए हैं, 18 में 3 है। एक एक को ध्यान से समझते हैं। वैसे 18 में आपके कोई पेज नहीं पढ़ने वाला परीक्षा में, वो सीधा सीधा, और परीक्षा के लिए मैं कहूँ कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, कोई काम का भी नहीं है, बस केवल इसको रीड आउट करना है, इसका हेडिंग याद रखना है। स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध कराया जाना। इसका करेक्ट बताऊं तो ये है कि जब भी चुनाव होंगे तब चुनाव में तो भाई पुलिस विभाग से लेकर और पंचायत विभाग तक सारे कार्मिक चुनाव के कार्य में लगाए जा सकते हैं। और जब वो जितने दिन तक चुनाव आयोग में लगे रहेंगे तो वो ये समझे जाएंगे कि वो चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर चल रहे हैं। जैसे इसको आप इस प्रकार समझ लीजिए कि कोई पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर है और वो सामान्य ड्यूटी में अगर लापरवाही कर दे तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो जिले का एसपी ले लेता है। वही सब इंस्पेक्टर अब चुनाव में लगे हुए हैं और उन्होंने चुनाव के दौरान कोई नेग्लिजेंसी की अपने काम में, ठीक से काम नहीं किया, अब उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा वो चुनाव आयोग लेता है। भाई जिले का एसपी है, वो तो उसका अपॉइंटिंग एंड डिजिग्नेटिंग अथॉरिटी है मान लो, पर उस समय वो व्यक्ति जो चुनाव में लगा हुआ था वो राज्य चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर समझा जाता है। अगर मान लो उसकी कोई कैजुअलिटी भी होती है तो राज्य चुनाव आयोग एडिशनली, जैसे जो कंपनसेंट्री जो उनको अमाउंट होता है, जैसे 10, 20, 50 लाख रुपए जो भी दिए जाते हैं वो राज्य सरकार की, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी दिए जाते हैं। अगर उनकी कोई दुर्घटना हो गई, डेथ हो गई या कुछ और हो गया तब, तो इसको ऐसे समझिए कि चुनाव में पंचायत से लेकर पुलिस तक सारे लगे रहते हैं। और वो बात 18 में इन्होंने लिख दी है। फिर 19-20 में आगे उनकी बात और है। राज्य में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, ये सारे स्थानीय प्राधिकारी आप समझेंगे सारे के सारे ऑफिसर्स, कर्मचारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किए जाने पर किसी भी निर्वाचन रजिस्ट्रिंग अधिकारी को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराए जाएंगे जो निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण किसी कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक हो। पहले ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जिले या राज्य में जो कर्मचारी और लगे हुए हैं, हमने तो केवल 3 अधिकारियों के भी नाम देखे हैं। भाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी देखा है, इसके अलावा हमने जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम देखा है, और इसके अलावा एडिशनल जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम देखा है। ये 3 लोग थोड़ी चुनाव करवा लेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए, कर्मचारी चाहिए, पुलिस बल भी चाहिए, टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है, पंचायत डिपार्टमेंट की, पीडब्ल्यूडी की, आपको जितने सारे डिपार्टमेंट समझ में आते हैं सबकी ड्यूटी लगती है, कार्मिक सबके चाहिए। तो ये कहा गया कि जब भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ये लगता है कि हमें कर्मचारी चाहिए तो कर्मचारी दिए जाएंगे। अभी उनको कहाँ लगा रहे हैं, केवल निर्वाचक सूची तैयार करने में। भी समझ में आ गई बात। ये दूसरी बात, उपधारा 3, अब उपधारा 3 यहाँ पे आएगी, पर पहले लिखा हो कि उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किए जाने पर किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर आरओ को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराए जाएंगे जो निर्वाचन के सशक्त किन्हीं कर्तव्यों को पालन करने के लिए आवश्यक हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बहुत आसान है पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं ये बट लग के। प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किए जाने पर, मांग रहा कौन है, हर बार यहाँ भी कर्मचारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी मांग रहा है, यहाँ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी मांग रहा है। देखिए यहाँ जो कर्मचारी मांगे जा रहे हैं वो किसके लिए है, निर्वाचक नामावली तैयार करने में, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने में। और यहाँ पे जो कर्मचारी मांग रहे हैं वो चुनाव के दौरान, देखिए किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसा कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे जो निर्वाचन से सशक्त किसी कर्तव्यों को, यहाँ पे इलेक्शन की बात है, थोड़ा सा गहराई की बात है पर समझ लेंगे। उपधारा 2 के प्रतिनिधियों के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे। अब ये अधिकारियों के नाम लिखा हुआ कि कौन कौन होंगे, कौन कौन चाहिएंगे। पहली बात,
प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, कोई सा भी अधिकारी होगा स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी, एवरी लोकल अथॉरिटी, कोई भी अन्य संस्था, समूह स्थान या उपक्रम जो किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया सार्थक वित्तपोषित हो। फिर इसका क्या मतलब है? क्या इंडियन एजुकेटर जो अपना इंस्टीट्यूट है, क्या इसके स्टाफ को भी चुनाव के लिए बुलाए जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ काम करने वाले स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, ना किसी लोकल अथॉरिटी के यहाँ काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट है, प्राइवेट को तो नहीं बुलाएंगे। पर मान लो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, देखो इंग्लिश में समझते हैं, एनी अदर इंस्टीट्यूशन, कोई सा भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग विच इज स्टेब्लिश्ड बाई और अंडर ए स्टेट एक्ट, या तो किसी राज्य के अधिनियम के तहत, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है राज्य सरकार का, उसके तहत कोई भी एक इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश कर रखा है, या राज्य सरकार का एक्ट है, मान लो कोई भी ऐसे रिक्को के लिए एक अधिनियम बना हुआ है, तो मान लो रिक्को जो है, अगर सरकार रिक्को के इंस्टीट्यूशन को फंडिंग दे रही है, या रिक्को किसी एक्ट के तहत बना हुआ है, हम 1969 और 1980 का जो एक्ट देखते हैं, इसका मतलब किसी एक्ट से बना हुआ है, कंट्रोल्ड और फाइनेंस होली और सब्सटेंशियली बाई फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये यूं कह रहा है कि कोई सा भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो या तो किसी अधिनियम एक्ट के तहत राज्य सरकार से स्थापित हो, या राज्य सरकार उसको फंड कर रही हो, या तो होली फंडेड हो सकता है राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार उसको अनुदान देती हो, या पार्शियली सब्सटेंशियली कुछ उसको फंड राज्य सरकार से मिल रहा है। हमें तो कोई राज्य सरकार से फंड मिलता नहीं है, तो फिर हमारे जो इंडियन एजुकेटर के जो स्टाफ हैं वो तो चुनाव में नहीं जाएंगे, उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। पर मान लो कोई ऐसी कॉलेज है जो एडेड है, एडेड कॉलेज है राज्य सरकार की तरफ से, उसकी स्टाफ की ड्यूटी वहाँ पे चुनाव में लगाई जा सकती है, लगाई जाएगी ऐसा नहीं है, लगाई जा सकती है, स्टाफ मांगा जा सकता है, या किसी एक्ट के तहत अगर किसी इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश किया है उसकी ड्यूटी वहाँ लगाई जा सकती है। अब समझते हैं आगे। इसका मतलब तो यहाँ पे तीन बातें, बेसिकली तीन धाराएं इसमें 18 में लिखी हुई, तीनों को हम समझ लेते हैं। तो ये हो गया अपना ये। तो अब 18 में अदर स्टाफ, 16 में सीईओ, 18 में डीईओ और 16 में सीईओ, 17 में डीईओ और 18 में अदर स्टाफ। अब इस अदर स्टाफ को समझते हैं। 18 देखिए, अगर इसकी प्रॉपर हेडिंग में जाएं तो आपको ये समझ में आता है, स्थानीय प्राधिकारी आदि के, स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध कराया जाना। चुनाव करवाएंगे तो आपको कर्मचारी चाहिए, तो पहली बात समझते हैं। कर्मचारी, ये कर्मचारी कैसे आएंगे, कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। इसके टोटल सबसेक्शन है 3। अब इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। देखिए, जो डिमांड की जाएगी कर्मचारियों की वो सीईओ के द्वारा की जाएगी। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, कौन डिमांड करेगा? सीईओ। मतलब एक बार और इसको पढ़ाता हूँ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। देखिए, इस बैच की यही एक खास बात है कि इसमें मतलब कोमा तक की बात आपको बताई जाएगी, ओरिजिनल एक्ट से बताई जाएगी। पहले क्या जब क्लासेस थी तब बहुत ऊपर से चीज़ों को देख लिया कि हाँ ऐसा है, ऐसा हो जाएगा।
अब क्या हर चीज़ की बहुत माइन्यूट डिटेल और आप हर एक धारा, हर एक सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोवाइडेड, सब में आप देखते हैं कि प्रोविजो कि क्या लिखा हुआ है, क्या कोमा है, इस कोमा के क्या अर्थ और हो सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर मेरी ये श्योरिटी कि फिर सवाल की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स भी होते हैं, कॉमन डाउट, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बैच के रिगार्डिंग कुछ बात होती है। मैं एक नंबर देता हूँ आपको, आप इस पे, ये नंबर होंगे भी आपके पास में, आप ये वाले जो नंबर हैं 422, इस पे आप बात कर लीजिए। और या इंडियन एजुकेटर का शायद कोई, उसमें तो चैट में तो आपको कोई ज़्यादा होगा नहीं, यहाँ बात कर लेंगे। आपके कोई भी डाउट है तो वो आपको मिल जाएगी। नोट्स आपको मिल ही गए। ओरिजिनल एक्ट के लाइन टू लाइन हम कवर कर रहे हैं। 25 दिन में, 30 दिन में हम लगभग चीज़ों को कवर कर लेंगे। पॉलिटी आप गहराई से पढ़ ही रहे हैं। जिस प्रकार ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे बैच में उनको पता है, पॉलिटी की भी सेम इसी सिस्टम से हम चीज़ों को, एक एक चीज़ों को बहुत निकाल कर तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहेगा अपने, वो पॉलिटी और एक्ट का रहेगा। भाई राजस्थान का जीके आपको आ रहा है, सबको आता है, करंट अफेयर्स आना होता है, सबका आना होता है, नहीं आना तो किसी को नहीं आना होता है। अब आप इसको इसी गहराई के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, बहरहाल स्थानीय प्राधिकारी आदि के कर्मचारी, अब डिमांड कौन करेगा? देखो हर एक लाइन में ये लिखा हुआ है, ये लाइन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाने पर। यह अपेक्षा किससे होगी? राज्य के प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, एवरी लोकल अथॉरिटी। मान लो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी से एम्प्लॉय मांगे, देने पड़ेंगे, पंचायत राज से मांगे, देने पड़ेंगे, और किसी डिपार्टमेंट से मांगे, देने पड़ेंगे। डिमांड कौन कर रहा है? डिमांड तो ये कर रहा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और यहाँ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर रहा है। ये कह रहा है कि किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिमांड सीईओ कर रहा है। किससे कर रहा है? किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से, राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से। तो किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से किस किस काम के लिए कर रहा है? तो काम तो इसको चुनाव से संबंधित दो ही करवाने हैं। एक तो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करवाने में, निर्वाचक सूची तैयार करने में, और दूसरी जो डिमांड कर रहे हैं, वो दूसरी जो उनको जरूरत है, वो है निर्वाचन संचालन और अधीक्षण में। निर्वाचन संचालन, मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि निर्वाचन संचालन का ही भाग ये है, पर अलग अलग लिखा हुआ है निर्वाचन संचालन में। ठीक है, पहली बात लिखी, राज्य में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी अब कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। किसको करवाएंगे? ये निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को करवाएंगे। आपको समझा रखा कि निर्वाचन, आपका धारा 13 हमने पढ़ी है, 13 में लिखा होता है कि निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा आपकी निर्वाचक नामावली तैयार की जाएंगी। तो यहाँ जो कर्मचारी उपलब्ध करवाने की बात करें निर्वाचक सूची तैयार करने में, वो निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को चाहिए कर्मचारी, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। तो क्या निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी चुनाव करवा रहा है क्या? ना, वो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब निर्वाचक सूची तैयार करने में कर्मचारी चाहिए। अभी आप ध्यान रखेंगे इस बात को। जैसे आपके बीएलओ वगैरह लगाए जाते हैं,
तो एक बात यहाँ समझ के, दूसरी बात कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को आरओ को जो कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे वो चुनाव करवाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, निर्वाचन अधिकारी, आरओ को जो कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे वो चुनाव संचालन के लिए, चुनाव संचालन हेतु। क्या समझे इससे? इसे समझ में आया कि अभी आपको 2 प्रकार के कर्मचारी चाहिए। ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है इस चीज़ की, इस गहराई में जाके, पर भी देख लें। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन जो अधिकारी है उसको जो कर्मचारी चाहिए सूची तैयार करने में, इलेक्ट्रॉनिक रोल प्रिपेयर करने में, और यहाँ पे निर्वाचन के संचालन हेतु आरओ को कौन चाहिए? चुनाव संचालन हेतु कर्मचारी चाहिए। डिमांड कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही करेगा। किस से कर सकता है? तो मतलब कौन कौन से आ सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे कोई भी संस्थान, भाई ये तो है ही है राज्य सरकार के एम्प्लॉइज, तो इसके अलावा ऐसे कोई भी संस्थान, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो या तो एक्ट के अधीन गठित किए गए हों या राज्य सरकार से फंड ले रहे हों, फंड या एक्ट। फंड भी कैसा? या तो कंप्लीट फंडिंग हो सकती है या सब्सटेंशियली मतलब पार्शियल फंडिंग हो सकती है। ये एम्प्लॉई चाहिए, ये बात 18 में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं 19 में। ये हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी है। 19 में लिखा हुआ है अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना। जिस दिन आपको चुनाव आयोग में कार्य में लगा दिया तो आपका जो रिलेशन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट से ख़त्म होके आपका डिपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा? राज्य चुनाव आयोग हो जाएगा। अब आपका जो भी कुछ होता है वो राज्य चुनाव आयोग की तरफ से ही होगा। आपको उस दौरान एडिशनल पेमेंट भी दिया जाता है। इस अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावली की तैयारी करें, चाहे पुनरीक्षण करें या शुद्धि करें, चाहे आप चुनाव का कार्य करें, इसमें अगर अधिकारी या कर्मचारी को लगाया गया है तो उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार अभियोजित किया गया है, अभिनियोजित डिप्लॉय किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। और ऐसे अधिकारी और कर्मचारी वृंद उस कालावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण अधीक्षण के अधीन रहेंगे। इसका मतलब अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो राज्य निर्वाचन आयोग में डेपुटेशन पर हैं वो डेपुटेशन पर ही समझे जाएंगे उस दौरान, और उस दौरान उन पर जो कंट्रोल का काम है वो किसका होगा? राज्य चुनाव आयोग का। परीक्षा में क्या ऑप्शन दिखते नहीं, वो राज्य सरकार के में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। वो राज्य सरकार के तो कर्मचारी हैं ही, प्रतिनियुक्ति तो राज्य चुनाव आयोग में समझे जाएंगे। ये राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार इन दोनों में गड़बड़ होती है, उसको नहीं करेंगे आप। अब ये कि आपको प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया। कल परसों अखबार में एक न्यूज़ थी कि मैं उनका नाम ठीक से अगर याद कर पा रहा हूँ तो राम सहाय मीणा उनका नाम है, सीनियर आईपीएस है, लगभग 2004 बैच के आसपास है, शायद आईजी के पद पर कार्यरत हैं, मानवाधिकार आयोग में कहाँ पे लगे हैं मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं। उनकी छत्तीसगढ़ या झारखंड में गई चुनाव के दौरान ड्यूटी लगी और वहाँ से बिना बताए, बिना अखबार में जैसा आया हुआ था वैसा वो जयपुर आ गए। क्या कारण थे क्या नहीं थे इसकी गहराई में हमने को जाने की जरूरत नहीं है, क्या था क्या नहीं था मैं न्यूज़पेपर पढ़ के आपको बात बता रहा हूँ। फिर तुरंत उन पर एक्शन लिया गया और उनको निलंबन के आदेश निकले उनके। सोच के देखिए, एक आईपीएस अखिल भारतीय सेवा के एक अधिकारी जिसको संविधान ने प्रोटेक्शन दे रखा है, आर्टिकल हम 311, 312, 313 मतलब यहाँ जो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है भाई देखा जाए तो, उनके लिए निलंबन के आदेश इस प्रकार निकल जाए चूँकि चुनाव के दौरान उन्होंने नेग्लिजेंसी बरती। इसलिए तथ्य क्या है पता नहीं, इसे आपको 20 समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाचक नामावली की तैयारी करने आदि से संसद पदीय कर्तव्यों का भंग किया जाना। इसका मतलब ये लिखा हुआ है ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। ये ऑफिशियल ड्यूटी को आप अगर ब्रीच करते हैं इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ईटीसी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, चुनाव के दौरान, चाहे तो आप निर्वाचक नामावली, ये चुनाव संचालन के दौरान की बात नहीं है। आपको मान लो इलेक्शन कमीशन में किसी काम पर लगाया, आपको बहुत सारे अधिकारी मांगता रहता है चुनाव आयोग टाइम टाइम पर,
एलडीसी से लेकर उनको प्रोफेसर तक, ये तो है ही साथ में, एलडीसी से लेकर और सीनियर आईएएस तक लगाए जाते चुनाव में। अगर उस दौरान यदि कोई निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी कर रहा था या पुनरीक्षण कर रहा था, शुद्धि कर रहा था, कोई निर्वाचक नामावली सम्मिलित करने उसे अपोजित करने संसद किसी और कार्य को कर रहा था, इस अधिनियम के द्वारा अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्यों को अगर वो भंग करता है, ब्रीच करता है या कार्य का लोप करता है का दोषी युक्तियुक्त हेतु, तो वह दोष सिद्धि पर कारावास, अब यहाँ पे देखिए जेल की सजा होगी, या तो जेल की सजा 15 में देख रहे थे या फिर जेल की सजा अपने यहाँ ही है, जिसकी अवधि 3 मास से कम नहीं होगी, किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकती है। अब उससे तुलना करो, 15 में जेल कितना था, जेल 1 साल के लिए था, उसमें ना कम ज़्यादा लिखा हुआ था। यहाँ पे अब उसकी नेग्लिजेंसी देखेंगे कि कैसी नेग्लिजेंसी है, कि भाई उसने जानबूझकर किया है, हो सकता है उसके कोई कार्डिक अरेस्ट आ गया हो, वो उस दौरान गिर गया हो और फिर थोड़ी देर में वो वापस मतलब रिहेबिलिटेट कर दिया उसको, ठीक से वो ठीक हो गया हो, या फिर हो सकता है उसके कोई और रीजन रहे हुए, तो सारे रीजन देखे जाएंगे। अगर घोर नेग्लिजेंसी है तो 2 साल, नॉर्मल है तो 3 महीने, तो ये 32 का आंकड़ा याद रखना, 3 महीने 2 वर्ष तक जेल होगी। और अब जेल होगी तो उसकी जुर्माना भी करेंगे, तो जुर्माना 1000 रुपये से कम नहीं होगा, किंतु 2000 रुपये तक का है। ये सरकारी कर्मचारी है, तनख्वाह थोड़ी कम मिलती है, इतनी भी तनख्वाह नहीं है इंडिया में। तो 15 में जो जुर्माना लगा रहे थे वो 5K 2 से लेके 5K तक था, उसमें 2000 मिनिमम था, और यहाँ पे जुर्माना जो है वो 2000 मैक्सिमम है। कर्मचारी के लिए इतना जुर्माना बहुत है, तक होगा या दोनों होगा, दंडनीय अपराध होगा। यहाँ क्या समझना आपको, यहाँ 18 हो गया और 19 भी अभी हमने ऐसे ही समझ लिया कि उस दौरान वो डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। 20 में है कि वो इसको उस टाइम तो ऐसे याद गया कि वो 2020 बिस्किट खाने लग जाए चुनाव के दौरान, काम नहीं करे ठीक से, संसद पदीय करते हुए भंग करते हैं। तब पहली बात इन्होंने ये लिखी है कि उस अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो ऑफिशियल ड्यूटी ब्रीच करता है, तब 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक तो होगी सजा, और 1000 से लेकर और 2K तक होगा उसके जुर्माना। 15 का थोड़ा देख लो, 15 में कितना लिखा होता, एक सीधा 1 साल के लिए 1 डंडा जेल में पड़ेगा, और उस पे 2K से लेकर और 5K तक का जुर्माना था 15 में। चूंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं, जुर्माना थोड़ा कम लगाया गया इनके। ये तो होगी एक बात कि ये करेगा तो ये करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर और क्या बच गया, अब कर तो दिया उसको सजा, और भी बातें। बात ये कि हो सकता है कि कोई पूर्वोक्त किसी अन्य कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग। अब ऐसा नहीं है कि वो मान लेते हैं कि वो चुनाव के दौरान ड्यूटी पे था और उसने वोट डालने के लिए 5 वोटर आए, उनका वोट मान लो उसने डलवाया नहीं, या जो भी कुछ हुआ, और उन 5 वोटर की वजह से कोई एक सामने वाला कैंडिडेट हार जाता है, उसने लीगल सूट कर दिया, मतलब मुकदमा कर दिया, इस अधिकारी ने, इस पीआरओ ने, इस आरओ ने ये 5 वोट जानबूझ के नहीं गिरवाए, नेग्लिजेंसी बरती है उसने। हाँ, तो नेग्लिजेंसी अगर बरती है तो भाई साफ साफ है वो जुर्माना सजा हो जाएगी। पर अब ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि इस चुनाव में 5 करोड़ रुपए लगे थे मेरे, इस अधिकारी की वजह से मैं चुनाव हार गया, तो वो न्यायालय में वाद लगा दे कि सर मेरे 5 वोटों का नुकसान कर दिया और मैं 5 ही वोटों से हारा हूँ, चुनाव में मैंने 5 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, मुझे 5 करोड़ रुपए दिलाओ इससे अधिकारी से। ऐसा नहीं होगा। ये यूँ कह रहा है कि इनको मतलब लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, अगर असल में देखा जाए तो, कि जो जुर्माना सजा होगी वो होगी, अब कोई और इनके खिलाफ वाद नहीं चलाया जाएगा। थर्ड बात, ये इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार हो गया, अब नो लीगल सूट, इसका मतलब अन्य
विधिक कार्यवाही नहीं होगी। अगली अंतिम बात, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश द्वारा या उसके प्राधिकार के दिन कोई शिकायत न हो, कोई भी न्यायालय उपधारा 1 के दिन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। देखिए, चुनाव के दौरान क्या होता है, आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि सर इस अधिकारी ने ठीक से काम नहीं किया। अभी आप देख भी रहे हैं कितने बड़े बवाल हो रखे हैं इस चुनाव के दौरान, तो इस अधिकारी ठीक से काम नहीं किया, ये पार्टी इन्फ्लुएंस्ड है, सरकार का व्यक्ति है, मेरे लिए ठीक नहीं कर रहा है। ऐसे शिकायतें होती रहती हैं कि पदीय करते हुए को ठीक से नहीं परफॉर्म कर रहा है ये। अब ऐसा नहीं साहब ऐसे सीधा ही उस पर न्यायालय ने जुर्माना लगा दिया और ये फला डिमका कर दिया, नहीं। ये कह रहा है कि शिकायत कौन कर सकता है, निर्वाचन आयोग कर दे या तो न्यायालय में चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास भाई सजा देने का पावर तो है ही नहीं, सजा तो न्यायालय द्वारा दी जाएगी। तो या तो न्यायालय में वाद चुनाव आयोग लगाए कि हमने इस अधिकारी को यहाँ पे चुनाव में लगाया था, इसने ठीक से काम नहीं किया, पदीय करते हुए बंद करें। एक तो ये हो सकता है, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कह सकता है, या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या डीओ कह सकता है कि फला अधिकारी को लगाया था, इसने ठीक से काम नहीं किया। अब एक तरंगी दिमाग में सवाल आता ही है, सर सीईओ खुद गड़बड़ कर दे तो चुनाव आयोग शिकायत करेगा। ये तीनों शिकायत करेंगे तब जाके न्यायालय संज्ञान लेगा। ऐसे नहीं कि भाई न्यायालय ने कोई स्वतः ही संज्ञान ले लिया कि हमें तो ऐसा लगा कि आपने ब्रीच कर दिया, मामला हो गया ऐसा करके। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्लेन कौन कर सकता है, शिकायत कौन करेगा। शिकायत तो 3 लोगों का यहाँ याद रखेंगे। सबसे ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशन, सीईओ या डीईओ, ये तीनों क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, तब जाके न्यायालय ऐसा कोई संज्ञान लेगा, न्यायालय में मुकदमा होगा। न्यायालय में यहाँ तक समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन बन सकता है, न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर ऐसा कर सकता है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। अगर किसी कर्मचारी को ऐसा कुछ करते हैं तब वो उस सारे के सारे प्रतिपूर्ति का भागी होगा जो एक निर्वाचन के दौरान उसकी नेग्लिजेंसी के दौरान हुआ है। नहीं भाई, उस पर केवल ये जुर्माना लगाएंगे और सज़ा दे देंगे। अब उसके वो फ्री हो गया, 1 साल मैक्सिमम उसको 2 साल मैक्सिमम जेल हो सकती है, या ये उसके खिलाफ और कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा है इतना होना। अन्य कोई विधिक कार्यवाही खास अमाउंट की नहीं होगी। शिकायत या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, सीईओ, डीईओ कर सकते हैं। 15 में आपको जुर्माना बताया, ये धारा 20 है। 20 को हम ऐसे समझ लेंगे। अब आपको एक बार इन धाराओं का वो क्रम जरूर याद रखना चाहिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 14 में तो वो था इलेक्ट्रॉन रोल से संबंधित निर्णय, आपको बता दिया किसका नाम जोड़ सकते हैं, या नाम जोड़ेंगे हटाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। 15 में था कि अगर कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा कर दे, फॉल्स डिक्लेरेशन कर दे, तब क्या हो सकता है, तो आपको जुर्माना और सजा दोनों बता दे। 16 में था सीईओ, 17 में है डीईओ, 18 में है अदर एम्प्लॉय, 19 में है कि ये सब डेपुटेशन पर समझे जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पर, और 20 में अगर वहाँ 20 बिस्किट खाएंगे, कोई कर्तव्य ठीक से नहीं करेंगे, तब आपकी शिकायत हो जाएगी। ऐसा याद कर लो। तो 15 में भाई ज़्यादा 1-5 मत करो, झूठ झाट मत बोलो, 1-5 नहीं करना, सीधा सीधा बता दो क्या है। 16 में और 17 में 2 अधिकारियों का उल्लेख है। 18 में ऐसे याद रखना, जो 18 साल के हैं, नौकरी लग गए, सबको चुनाव में ड्यूटी लगेगी, और जब चुनाव में ड्यूटी लगती है तब वो प्रतिनियुक्ति पर ही समझे जाएंगे। और 20 में और 20 बिस्किट नहीं खाने, आपको वहाँ पे काम करना है। इससे संबंधित अब कोई भी सवाल जो आपके दिमाग में आता है, आप
सोल्व कर सकते हैं, आपका ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको सारी की सारी धाराएं अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।